हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल कॉन्सेप्ट ट्रिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, ये इस चैनल का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो था कॉन्सेप्ट ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति का जो वीडियो था ना कॉन्सेप्ट वाला, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने देख लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाकर प्लीज़ देखिए। ठीक है, तो जैसा कि आप इस चैनल के नाम से जानते हैं, कॉन्सेप्ट ट्रिक्स, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और बताई जाएंगी उसकी ट्रिक्स। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस वीडियो में कॉन्सेप्ट की बात नहीं होगी, इस वीडियो में बात होगी उस कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखा जाए, है ना, उस बात के लिए ट्रिक्स की। तो अब इस वीडियो में आते हैं 1857 की क्रांति के टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये 1857 में शुरुआत भले ही हुई थी, लेकिन इसका जो बेस था ना वो कहाँ था, वो था जो सैनिक जो विद्रोह था ना उससे। तो कैसे हुआ था देखिए, कई इतिहासकारों में मतभेद है कि ये जो न्यू एनफील्ड राइफल थी ना, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था, वो जो लागू की गई थी सेना में, वो की गई थी दिसंबर 1856 में। अब दिसंबर 1856 में हुई थी या फिर जनवरी 1857 में हुई थी, मतलब हुई आसपास ही थी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिए हैं, दिसंबर दिया है या फिर अगले साल का जनवरी दिया है ना, 57 का। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि न्यू एनफील्ड राइफल को लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, जिसमें कि गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस डाले जाते थे, जो कि मुंह से खोलने पड़ते थे। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ने मना कर दिया, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो याद कैसे रखोगे कौन सी राइफल आई थी? तो 1857 या फिर जो आप याद रखो 1856 में फील्ड में आई एक नई राइफल। अब फील्ड में आई नई राइफल, तो फील्ड एंड फील्ड नई, न्यू राइफल, राइफल, तो न्यू एंड फील्ड राइफल। ठीक है ना। अब देखिए, फील्ड जो होता है ना, हमारे घर के आसपास कई बार प्लॉट खाली पड़े रहते हैं, वो फील्ड होता है। तो उसमें कौन चरता रहता है, घूमता रहता है? गाय और सुअर। नॉर्मली आपको यही देखने को मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, गाय और सुअर को याद रखेंगे फील्ड से, और फील्ड और नई और राइफल से याद रखेंगे न्यू एनफील्ड राइफल। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था ना, ये कहा था कि मैं ये बंदूक नहीं चलाऊंगा, ये राइफल नहीं चलाऊंगा, वो किया था 29 मार्च 1857 को। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, मंगल जो होता है ना, मंगल वो सप्ताह का दूसरा दिन होता है। ठीक है ना। और पांडे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इस डा को डॉटेड लाइन बनाकर क्या किया है, मैंने इसको मैंने 9 बना दिया है। ठीक है ना। इस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक्स कभी भी परफेक्ट नहीं होती हैं, ट्रिक्स को परफेक्ट बनाया जाता है कई बार देख कर, कई बार पढ़ कर। ठीक है ना। आप इसको कई बार घर पे ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा कि मंगल पांडे से आप 29 कैसे बना सकते हैं। राइट, तो 29। अब मार्च, देखिए मार्च को कैसे याद रखेंगे? जब दांडी मार्च सुना था ना, यानी कि दांडी की यात्रा की थी जो गांधी जी ने, तो मार्च मतलब ऐसे ही पैदल यात्रा टाइप होती है। तो मंगल पांडे ने इसके खिलाफ मार्च किया, मान लीजिए इस राइफल के खिलाफ, तो मार्च किया से क्या बन गया? मार्च। ठीक है ना। कब किया था? 29 मार्च को। कैसे? मंगल दूसरा दिन है सप्ताह का, और 9 बनाया पांडे से। ठीक है ना, डा से। ठीक है। और ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है कि 11 दिन बाद इनको फांसी दी गई। 11 दिन बाद फांसी दी गई। ये मैंने 11 दिन क्यों उसको लिखा है? क्योंकि 11 दिन नॉर्मली हम लोग को याद रहते हैं, 11 दिन है ना, 21 दिन। तो क्या करेंगे, 11 दिन बाद फांसी दी गई है, तो 29 मार्च। मार्च पे कितने दिन होते हैं? 31, है ना। तो वहाँ से 2 दिन ये हो गए और 8 दिन ये हो गए, तो हो गए, हाँ 8, 2 3 दिन ये हो गए, 29 और ये 3 और 8 वो, तो 11 दिन हो गए। अब इसको अगर आपको ये 11 दिन वाला बात नहीं याद रखनी है, तो क्या करेंगे आप, जैसे 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, 8 को इस तरीके से याद रखेंगे जैसे वो फांसी का फंदा हो। राइट, तो 8 अप्रैल को अगर हमने फांसी के फंदे के हिसाब से बना दिया है, तो 8 अब देखिए, मार्च में जब विद्रोह उन्होंने किया था, तो अप्रैल में यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर फांसी दे दी गई। तो आप याद रखें कि अगले महीने उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। तो 8 को बनाया आपने कैसे, फांसी के फंदे की तरह, और 8 अप्रैल को हो गई उनकी फांसी। ठीक है ना। अब मंगल पांडे के बारे में कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मंगल पांडे 34वीं बटालियन के सैनिक थे, यानी कि 34th इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मंगल में कितने लेटर्स हैं? मंगल, 3। ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे आप 3। पांडे में कितने लेटर्स हैं? अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट ये है कि मंगल में आप
अंकी बिंदी नहीं गिनेंगे, लेकिन पांडे में आपको अंकी बिंदी गिननी पड़ेगी। तो पांडे में देखिए पा 1, अंकी बिंदी 2, बड़े आ की मात्रा 3, डा 4। ठीक है। अच्छा ऐसे करते हैं, हाँ नहीं नहीं सॉरी, आपको अंकी बिनती किसी भी नहीं गिननी है, किसी में भी नहीं गिननी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मंगल में मंगल 3 हो गया, पांडे में पा आ का डंडा डा और ए की मात्रा, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने पा को इकट्ठा बोल दिया था और अंकी बिनती मैंने वो गिनती कर ली थी, गिनती नहीं करनी आपको, ठीक है। पा आ का डंडा डा और ए की मात्रा 4 ही हो गए, तो 34वीं बटालियन, ठीक है ना। अच्छा अब ये कहाँ पे तैनात थे, बैरकपुर में। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए मंगल पांडे जी ने बैर लिया था, किससे लिया था, अंग्रेजों से, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनके जितना घमंड था उनको कपूर की तरह उड़ा दिया उन्होंने, है ना। तो बैर कपूर, है ना। तो अब बैर कपूर भले ही बोल रहा हूँ, पर हुआ क्या, बैरकपुर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बैर कपूर, है ना। तो बैरकपुर आप इसको मिला के बोलेंगे बैरकपुर, ठीक है ना। अब देखिए, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो सारे सैनिक जो थे हिंदुस्तानी, उन्होंने कहा कि अब हम करेंगे क्रांति। कब करेंगे, तो उसकी डेट फिक्स की, कौन सी की गई, 10 मई, ठीक है। अब 10 मई को जो क्रांति थी वो की गई सैनिकों द्वारा, और ये क्रांति जो थी वो अंग्रेजों की बस में नहीं रही। अब तो अंग्रेज बोले क्रांति हमारे बस में नहीं रही, बस में 10 में, बस में से आप करेंगे रिलेट 10 मई को, तो बस मई 10 मई या फिर बस में 10 मई, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुई थी क्रांति की। शुरुआत कौन से शहर से हुई थी, मेरठ से। कैसे याद रखेंगे, तो क्या करेंगे, क्रांति की रट किसने लगाई, मेरठ ने। तो क्रांति की रट कहाँ पे लगी, मेरठ, क्रांति की रट मेरठ, क्रांति की रट मेरठ, ओके ठीक है। देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, अब जल्दी और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, ठीक है ना। तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। देखिए अब बात आती है गवर्नर जनरल की, यानी जब क्रांति हुई तब भारत में गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। आप देखिए, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी वो कनिंग फॉक्स वाली, कनिंग फॉक्स और क्रो वाली ना। तो वहाँ पे पता है आपको कनिंग क्या होता है, कनिंग होता है धूर्त। तो हमारे लिए तो सारे गवर्नर जनरल वहाँ के अंग्रेजी सब धूर्त थे, है ना। तो आप कैसे याद रखेंगे, कनिंग मतलब धूर्त। कनिंग उस टाइम पे एक गवर्नर जनरल था, जी वो कैसी थी, धूर्त थी, धूर्त था, है ना। जी मतलब ऐसा आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी दीदी, आप उसे मजाक मजाक में कनिंग कहते हो, है ना। तो वैसे याद रख सकते हो जी धूर्त है ना। तो गवर्नर जनरल जी है ना, धूर्त कनिंग, कनिंग मतलब लॉर्ड कैनिंग, उसको आप उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस टाइम पे पीएम कौन थे इंग्लैंड के, तो कौन थे, पामस्टन। अच्छा पामस्टन थे, ओके समझ में आता है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा बदल दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए, पामस्टेन कह दीजिए। क्या कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, पामस्टेन कह दिया। क्यों कह दिया, क्योंकि हमें पता है स्टेन गन होती है एक, है ना, सुना है ना, स्टेन गन, स्टेन बंदूक होती है। तो स्टेन गन, ये सारा जो क्रांति का जो स्टार्ट हुआ था कहाँ से हुआ था, एक बंदूक की वजह से हुआ था ना, एक्चुअल में देखा जाए तो स्टेन गन बंदूक, तो स्टेन से पामस्टेन, ओके ना। तो पामस्टेन जो उस टाइम पे थे यूके के प्राइम मिनिस्टर, ओके ना, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब क्रांति हुई तो सिख, गोरखा और पठान जो थे ना, इन लोगों ने भारतीयों के साथ ना देकर अंग्रेजों के साथ दिया, इसलिए उनको लड़ाकू कौम घोषित कर दिया गया था, है ना। इनकी सब कुछ बढ़ा दिया गया था, इनकी इज्जत बढ़ गई थी अंग्रेजों के बीच में ना। इज्जत तो किसी को देते नहीं थे वो, लेकिन ये था कि इनका एक लेवल बढ़ गया था ना। तो ये लोगों ने भारत की तरफ थोड़ा कह सकते हैं कि धोखाबाजी करी उस टाइम पे। तो क्या बोलेंगे इनको, कैसे याद रखेंगे, कौन कौन सी कौम थी, क्योंकि आपको एग्जाम में 4 कौम दे दी जाएंगी, कह दी जाएगी कौन सी नहीं थी, है ना। तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे, सिख, गोरखा और पठान भरते रहे अंग्रेजों के कान। दोबारा बोलिए, सिख, गोरखा और पठान भरते रहे अंग्रेजों के कान। तो यानी कि ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, राइट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब आता है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, मैंने यहाँ पे एडिशन रख रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाई, बट इसमें एडिशन जोड़ दी हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है वो, एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है ना, तो इसलिए वो आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैसे कि क्रांति का एक चिन्ह था उस टाइम पे कि ये क्रांति का प्रतीक हुआ, क्या प्रतीक था, रोटी और कमल, यानी कमल या फिर चपाती कह लो, ठीक है ना, कमल और रोटी। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो बोलेंगे, कई बार बोलेंगे, क्रांति की यही पहचान कमल और चपाती का निशान। 2-3 बार बोलेंगे मेरे साथ, क्रांति की एक यही पहचान कमल और चपाती का निशान, या फिर बोलेंगे क्रांति की एक यही पहचान कमल और रोटी का निशान, ठीक है ना, ओके। चलिए अगला देखते हैं। क्रांति जो है जब हो रही थी तो मद्रास प्रेसिडेंसी में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, यानी कि वहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो यानी कि वो एक तरीके से विद्रोह से दूर रहा था, कौन, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, क्रांति आई नहीं रास और विद्रोह से दूर रहा मद्रास। क्या बोलेंगे, दोबारा बोलिए, क्रांति से आई नहीं रास, विद्रोह से
दूर रहा मद्रास। तो यहाँ से आपको मद्रास याद रखना है कि ये विद्रोह से दूर रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए जो सैनिक थे विद्रोह करने के बाद बहादुर शाह जफर के पास गए और बोले आप अंतिम मुगल शासक हैं, तो आप ही हमारा नेतृत्व करिए और अच्छे नेता बनिए। लेकिन भाई वो बूढ़ा हो चुका था, कौन, बहादुर शाह जफर। तो उसने सही से नेतृत्व नहीं कर पाया, वरना क्या होता, हो सकता है कि इस क्रांति से अंग्रेज उसी टाइम भाग जाते। ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि ये क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। जो इतिहासकार कहते हैं वो कहते हैं कि ये सबसे कमजोर कड़ी थे। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो नेतृत्व था एक्चुअल में किसके हाथ में था? बख्त खान के हाथ में, है ना। तो ये बहुत कमजोर कड़ी थे। तो कैसे रखेंगे? क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी, एक बहादुर शाह जफर और दूसरी बातें बड़ी बड़ी। यानी क्रांति के टाइम पे कई लोगों ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी, जब टाइम आया तो कई लोग पीछे हट गए, है ना। तो क्या करेंगे? दोबारा बोलेंगे, क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी, एक बहादुर शाह जफर, दूसरी उनकी बातें बड़ी बड़ी। ठीक है ना। ओके, अब देखिए, क्रांति हो गई, अंग्रेज हार तो नहीं गए बोलेंगे, लेकिन उन्हें बहुत क्षति पहुंची। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब सेना में थोड़ा सा मूलभूत बदलाव करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम लोग ऊपर रहें और जो भारतीय सैनिक हैं वो कभी इतनी ऊंचाई पर तक ना पहुंच पाए। तो उन्होंने क्या किया? सेना संरचना को सुधारने के लिए एक आयोग की, एक कमीशन की स्थापना करी, पील आयोग, पील कमीशन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? क्रांति पश्चात सुधारने सेना संरचना, अंग्रेजों ने की पील आयोग की रचना। क्रांति पश्चात सुधारने सेना की संरचना, अंग्रेजों ने की पील आयोग की रचना। ठीक है ना, पील आयोग, पील कमीशन याद रखेंगे ना आप लोग। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करिए। देखिए अगला है, देखिए जब क्रांति हो गई, हम लोग आज़ाद हो गए, क्रांति होने के बाद जब बहुत टाइम बाद हम लोग आज़ाद हुए एक्चुअली, तो जब आज़ाद हो गए तो हमारी जो भारतीय सरकार थी उन्होंने कहा कि चलो 1857 को डॉक्यूमेंटेड करते हैं, मतलब कि उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि हाँ इसलिए हुई थी, ये हुआ था, पूरा सरकारी इतिहास लिखते हैं इसका। तो सरकारी इतिहास लिखने के लिए पहले मजूमदार जी को चिन्हित किया गया, बट कुछ मतलब उनकी आपस में कुछ मतभेद रहे, इसकी वजह से उन्होंने पीछे हट गए वो, तो फिर बने SN सेन। इन्होंने ही सरकारी इतिहासकार बनकर पूरा इतिहास लिखा सरकारी रूप से इस पूरी क्रांति का। इन्होंने ये कहा था कि ये जो क्रांति थी ना, ये आरंभ तो हुई थी सैनिक विद्रोह की तरह पर जब बाद में धीमे धीमे क्या बन गई, स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया इसने। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअल में क्रांतिकारियों का दुख दर्द दिखाया था, पेन शो किया था। तो कैसे याद रखेंगे? क्रांति का लिख गए पेन सरकारी इतिहासकार SN सेन। क्रांति का लिख गए पेन सरकारी इतिहासकार SN सेन। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, ये कैसे याद रखेंगे? तो गाना है ना, आरंभ है प्रचंड, है ना। तो उससे याद रखेंगे, आरंभ जब प्रचंड था तो क्या था, सैनिक का विद्रोह था। उसके बाद में धीमे धीमे क्या हो गया, ये स्वतंत्रता संग्राम बन गया। तो मेन आपको आरंभ याद रखना कि ये आरंभ में सैनिक विद्रोह था, वहां से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि ये बाद में स्वतंत्रता संग्राम बन गया। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। देखिए अगला मैंने आपको बताया था कमेंट्स ऑफ हिस्टोरियंस ऑन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, यानी कि क्या क्या इतिहासकारों ने कहा है इसके बारे में, उसको याद रखते हैं। देखिए अब कहा तो बहुत लंबी चौड़ी बात होगी, लेकिन आपको मेन वर्ड्स याद रखने हैं जिससे आप उसका आंसर पकड़ पाएँ, क्योंकि आपको तो मेन मतलब है अभी फिलहाल आंसर से, आप कोई UPSC मेंस लिखने नहीं जा रहे हैं अभी आपको केवल मतलब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसकी आंसर ढूंढने से ना। तो आप मेन याद रखेंगे, जैसे कि पहला है कि सावरकर जी थे ना, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे प्रथम वाली बात, है ना। तो देखिए जब भी कोई बच्चा है, मान लीजिए वो बार बार कक्षा में द्वितीय आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, अब वो कह रहा है कि मुझे प्रथम आना है, फर्स्ट आना है, तो आप उससे क्या कहेंगे, भाई पढ़ाई करो और सबर करो, आओगे एक ना एक दिन तो फर्स्ट आओगे, है ना। तो प्रथम सबर कर, प्रथम आएगा बट सबर कर। तो प्रथम से आप करेंगे रिलेट किसको, सावरकर को, और सावरकर से करेंगे सावरकर जी को। ठीक है ना। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर जी ने कहा। ठीक है। अब हमारे लिए ये क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, सच में था। ठीक है ना, भले ही अंग्रेज ना माने, हमारे लिए था। तो ये क्या था, रियली में राष्ट्रीय विद्रोह था। तो जो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था इसको, तो वहां पे नाम आएगा डिजरायली। अब डिजरायली को आप थोड़ा मॉडिफाई करके क्या क्या बोल देंगे, रियली बोल देंगे, मॉर्फ करके। ठीक है ना, यानी कि थोड़ा सा चेंज करके तो बोल देंगे रियली, डिजरायली। उन्होंने क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्लियर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह किस किसने कहा था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक थे लॉरेंस, एक थे शीले और एक थे मजूमदार। अच्छा कैसे याद रखेंगे, देखिए सैनिक विद्रोह से आप वर्ड उठाइए सिपाही, है ना, सिपाही विद्रोह से आप वर्ड उठाइए सिपाही का। एक सिपाही जो होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जब उसको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जब सील लगी हो ना, तभी वो कोई आगे कार्रवाई करता है। ठीक है, और
बहुत उसका जीवन मज़ेदार होता है। मतलब सिपाही है, कोई बड़ी रैंक पर होता तो उसको टेंशन होती, सिपाही है, जीवन मज़ेदार है, लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, डॉक्यूमेंट में सील लगी होगी तभी कोई आगे काम करेगा। तो लॉ, सील और मज़ेदार, यहाँ से आप कर पाएंगे रिलेट लॉरेंस, शीले एंड मजूमदार, इन 3 लोगों ने कहा था कि ये एक सिपाही विद्रोह है। ठीक है। अगला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ये किसने कहा था कि ये जो क्रांति थी वो एक्चुअल में हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये कहा था आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, विलियम टेलर ने। कैसे याद रखेंगे? जब कोई रम पीता ना, रम शराब जैसे होती है ना वो, तो वो आउट हो जाता है, मतलब अपने साइंस से आउट हो जाता है, तो आउट रम। तो वो उल्टी सीधी बातें करता है कि ये षड्यंत्र कर रहा है, ये हो रहा है और ये है ना, इस टाइप से उल्टी सीधी बातें। तो षड्यंत्र की बात कौन करेगा? जिसने रम पी के जो आउट हो गया हो, तो आउट रम हो गया। और जैसे नहीं, शराब पीने के बाद क्या होता है, सब लोग सुनाते हैं टेलर, तो रम पीने के बाद सब लोग सुनाते रहते हैं टेलर। तो या फिर मान लीजिए किसी ने षड्यंत्र कर दिया, वो पकड़ गया, तो सब लोग उसे सुनाएंगे क्या? बहुत टेलर मार, सब लोग उससे बहुत टेलर मारेंगे, है ना। तो आप वैसे याद रखेंगे टेलर और आउटरम, है ना। देखिए 2-3 बार अब आप उसको करेंगे ना, तब आपको याद होगा। एकदम से आप चाहेंगे तुरंत याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना। तो 2-3 बार करना, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखना, शेयर करना, जो भी आप कर पाए, और बस ठीक है। अब अगला देखते हैं। इस क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने बताया था? अब देखिए, आपको पता है अंग्रेज कैसे होते हैं, वाइट बॉडी होते हैं ना, तो वो सोचते हैं हम बहुत सभ्य आदमी हैं और ये सब लोग गंवार हैं। तो उन्होंने ये कहा भी था कि भारतीय सब गंवार हैं और ये अपना शासन खुद नहीं चला पाएंगे, जो कि आज हम लोग यूके को छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लेकिन उस टाइम पर वो लोग क्या कह रहे थे कि हम लोग कभी चला ही नहीं पाएंगे, अब हम लोग गंवार हैं इसलिए ना। तो ये बर्बरता वर्सेस सभ्यता का बीच युद्ध है, ये किसने कहा था? ये कहा था टी.आर. होम्स ने। कैसे याद रखेंगे? आपको याद है एक नाटक आता था पहले, नाटक नहीं मतलब एक स्पाई था, शेरलॉक होम्स, है ना, उसकी पिक्चरें ही बनी है ना, शोज़ भी आते थे, किताबें भी हैं। तो शेरलॉक होम्स ये क्या था? ये एक बहुत ही बर्बर टाइप का आदमी था, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, याद रखने के लिए कहेंगे कि मतलब इसको कुछ मतलब नहीं था, कुछ भी करना था। और इसके साथ एक डॉक्टर था वाटसन, है ना, वो बहुत सभ्य आदमी था। तो दो लोगों की जोड़ी थी ना, तो क्या था? बर्बरता, एक बर्बर था एक सभ्य था। तो बर्बरता और सभ्यता किसके बीच, किसकी कहानी में आता है? होम्स की कहानी में। तो बोलेंगे टी.आर. होम्स, ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। देखिए आपको बस याद रखना है, कैसे याद रखा है बस ये इंपॉर्टेंट है। क्यों याद रखा है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए ना, ठीक है। इस क्रांति को धर्मग्रंथ और ईसाइयों के बीच के युद्ध किसने कहा था? यानी कि किसने कहा था कि धर्म ग्रंथों और ईसाइयों के बीच में ये युद्ध था? किसने कहा था ये बात? ये कहा था L.E.R. रीस ने। अब देखिए L.E.R. रीस तो थे ना, ये एक फिल्म मेकर थे, एक ऑथर थे। बाद में इन्होंने ये कहा कि ये जो क्रांति नहीं थी, ये एक धर्म ग्रंथों यानी हिंदू मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ थे उनकी लड़ाई थी ईसाइयों के खिलाफ, है ना। अब देखिए, क्या एक गरीब आदमी कभी भी धर्म की बात कर पाएगा? मतलब वैसे तो सब करते हैं, बहुत अच्छी बात जो करता है, लेकिन एक्चुअल में जो गरीब आदमी होता है ना, उनको इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब होता है अपने परिवार का पेट पालने से। तो जो रईस होता है ना, उनकी दिमाग में सारी बातें आती हैं फालतू की कि अरे उसने हमारा धर्म को चोट पहुंचा दी है। धर्म को चोट कोई नहीं पहुंचा सकता ना। तो वही सिस्टम है। तो धर्म ग्रंथ और ईसाइयों के बीच का युद्ध किसने कहा था? एक रईस था। क्या था? L.E.R. रईस, रईस। वैसे ये रईस है, आप याद रखेंगे रईस से, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए, यह क्रांति जो थी वो भारतीय जनता की क्रांति थी। ये किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ये एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, इन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स जी ने कहा था कि ये भारतीय जनता की क्रांति है। तो बहुत बड़े आदमी थे ये। तो उन्होंने इस क्रांति को फुल मार्क्स दे दिए। अब देखिए, क्रांति हम लोग क्यों कहते हैं, भारत की पहली क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हम मानते हैं कि पूरी भारत की क्रांति थी। सबने कहा नहीं नहीं, सबकी पूरी बात कही थी। किसी ने कहा सैनिक विद्रोह, किसी ने कहा सिपाही विद्रोह, है ना, किसी ने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने इसको फुल मार्क्स दे दिए। फुल मार्क्स किसने दिए? ये किसने कहा कि भारतीय जनता क्रांति थी? भारतीय जनता क्रांति का कोई कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इस क्रांति को फुल मार्क्स मिल रहे हैं, तो फुल मार्क्स कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। भारतीय जनता क्रांति थी, ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा, ठीक है। अब एक कमेंट जो कि किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, और किया गया था किसके द्वारा? जनरल ह्यूरोज के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। ये किसने कहा था कि इस पूरी क्रांतिकारियों की लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ये किसने कहा था? जनरल ह्यूरोज ने। अब जब आप ह्यूरोज को इंग्लिश में लिखते हैं तो HUGHROSE लिखते हैं, ROSE, यानी कि रोज़ वाला गुलाब। तो आप ऐसे मान लीजिए कि जब ये वैसे तो हुआ नहीं ऐसा, पर आप मान लीजिए जब लक्ष्मीबाई मरी, ठीक है ना, वीरगति को प्राप्त हुई, तो जो हीरोज थे इन्होंने इनकी समाधि थी या फिर जो था स्थल था, उस पर रोज़ चढ़ाई, गुलाब के फूल चढ़ाए। तो कौन चढ़ाएगा? जिसके अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट होगी। तो यानी कि हीरोज के अंदर रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक रिस्पेक्ट थी। वो ये कह रहे थे कि ये अकेली मर्द थी पूरी क्रांतिकारियों की सेना में, तो उनके लिए रिस्पेक्ट करी उन्होंने। तो रोज़ चढ़ाया, किसने चढ़ाया? हीरोज ने। तो हीरोज को करेंगे आप रिलेट किससे? रानी लक्ष्मीबाई से। इन्होंने क्या कहा था कि ये अकेली मर्द थी, यानी कि उनको एक तरीके से इज्जत दी थी ना, ठीक है।
अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे कि साहब आलम बहादुर खिताब ये किसने दिया था, किसको दिया था? तो ये दिया था बहादुर शाह जफर ने, किसको? बख्त खान को, है ना, उनका जो सेनापति था एक तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए क्यों दिया था, क्योंकि भाई बहादुर कौन होता है? जो वक्त पर काम आता है ना। मान लीजिए आपका एक सेनापति है, पर आप पूरे टाइम साथ में रहता है, लेकिन जब आपको किसी ने मारना चाहा तो साथ में नहीं था, तो वो बेकार हो गया। तो बहादुर कौन कहलाएगा? जो वक्त पर आपकी जान बचाए। तो एक तरीके से बख्त खान ने जितना मतलब थोड़ा बहुत क्रांति में साथ दिया था ना, तो बहादुर शाह जफर का जो आज हम लोग नाम ले रहे हैं ना, इसलिए ले रहे हैं कि बख्त खान ने उनका सपोर्ट किया था ना, उन्होंने उनका काफ़ी काम उन्होंने कर दिया था। तो इसलिए बहादुर कौन था? वक्त के अकॉर्डिंग जो चला, तो बख्त खान। ओके, ठीक है। एक वन लाइनर है, याद रखना, विद्रोह देखने वाले उर्दू कवि। उस टाइम पे विद्रोह किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। आप कुछ भी कह सकते हैं, गालिब की कहानियाँ शेर जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि इन्होंने विद्रोह देखा था। ठीक है। अब देखिए, आपातकालीन मुख्यालय जो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में। अब आप ऐसे याद, अभी तो प्रयागराज हो गया, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब किसी के पास आपातकाल का स्थिति होता है तो वो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह भगवान जो भी आप मानते हैं, तो अल्लाह इलाहाबाद, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकाल की स्थिति में इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है। अब अगर देखते हैं, एक कमेंट और है जो आरसी मजूमदार ने कहा था। ये वही मजूमदार हैं जिनको पहले सरकारी इतिहासकार बनाया जा रहा था, बट फिर कुछ मतभेदों के कारण ये नहीं बने। ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं अपना गुस्सा इस पर निकाल दिया, क्रांति, पूरी क्रांति पर। इन्होंने कह दिया ना तो ये राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब ना पूरे राष्ट्र में फैला था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो कह सकते हैं इन्होंने अपना जो पूरा गुस्सा था वो इसी बात पर निकाल दिया और इन्होंने ये कहा। तो मतलब क्या हुआ, इनको मज़ा नहीं आया पूरी क्रांति में। तो ये मज़ेदार नहीं क्रांति लगी किसको? मजूमदार को। ना मज़ेदार, मजूमदार। मैंने ये ना क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने अपने दोनों वर्ड में ना यूज़ किया, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ना लगाया तो ना मज़ेदार, यानी कि ना जहाँ लगा होगा वहाँ पे आप करेंगे आरसी मजूमदार। ठीक है। एक विद्रोह और हुआ था उसी टाइम पे, गडकरी विद्रोह। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। गडकरी जी आपको पता है महाराष्ट्र के हैं, है ना, कहाँ के? कोल्हापुर। आप याद रखिए कोल्हापुर के हैं। तो गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट पेज, है ना। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है जहाँ पे क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था, ये आता है। तो देखिए, दिल्ली जो केंद्र था, ठीक है ना, भारत का उस टाइम केंद्र था। तो उस टाइम तो खैर बंगाल केंद्र था, लेकिन जो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का केंद्र था ना वो, इसलिए इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है काफ़ी। तो वहाँ पर इसका नेतृत्व आपको सबको पता होगा, बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल राजा थे। ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो नेतृत्व किया था किसने किया था? बख्त खान ने। तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। लखनऊ की बात आते हैं। लखनऊ है बेगम हजरत महल। ठीक है। आपको पता होगा कि लखनऊ कहा जाता है नवाबों की नगरी। नवाब कहाँ रहते थे? महल में। और उनकी जो रानियाँ थी उन्हें क्या कहते थे? बेगम, नवाब की बेगम, है ना। तो आप याद रखेंगे लखनऊ नवाबों की नगरी है, तो क्या होगा? बेगम हजरत महल। ठीक है। अच्छा, इनके साथ साथ एक और थे जो, इनका नाम था बिरंजिस कादिर। ठीक है, देखिएगा आप, बिरंजिस कादिर, ध्यान से देखिए, बिरंजिस कादिर। अब इस बिरंजिस में आप वर्ड ध्यान देखिए, रंजिश। ठीक है ना। अब ऐसे मान लीजिए नवाबों में आपस में रंजिश चलती है, तो बेगम हजरत महल हो गई और एक हो गई बिरंजिश कादिर। मतलब ऐसे मान लीजिए रंजिश कादर, है ना, ऐसे तक ही बिरंजिश कादिर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कानपुर में ये किसने किया था नेतृत्व इसका? तो नाना साहिब और तात्या टोपे। अब देखिए, मेरी तो कानपुर में ननिहाल है ना, तो मेरे नाना जी का घर है वहाँ पे, तो मैंने आपको ऐसे याद किया था। आप भी कहीं ऐसे कुछ रिलेट कर लीजिए कानपुर नाना से, है ना। तो कानपुर नाना, ठीक है। तो अब नाना लाए टॉफ़ी या नाना लाए टोपे, टोपे ना सर्दियों में हम लोग लगाते हैं, तो नाना लाए टोपे, तो नाना साहब और तात्या टोपे। इनका जो एक्चुअल नाम था तात्या टोपे जी का, वो था रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का क्या था? मैंने लिखा था पिछली बार, धोंदूपंत या धुंदूपंत। ठीक है ना। तो तात्या टोपे क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है ना। ठीक है। पांडुरंग को आप ऐसे याद रख सकते हैं, टोपा, अगर कोई टोपा लगा लेना तो उसका रंग बदल जाता है, मतलब उसे पहचान नहीं पाओगे पीछे से आप, है ना, अगर टोपा लगा ले तो तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। अगला आते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। बहुत सिंपल है, इलाहाबाद का ALL अल्लाह निकाल लीजिए, अल्लाह और अली को आप कर दीजिए रिलेट, तो लियाकत अली हो गया, बहुत सिंपल था। ठीक है। बनारस में भी कई बार कहा जाता है कि उन्होंने उसको लीड किया था। तो इलाहाबाद और प्रयागराज और बनारस दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्थान है। तो जिसने इलाहाबाद में किया था उसने मान लीजिए प्रयागराज में किया था ना, दोनों जगह गंगा बहती है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। यहाँ पे कौन नेता था? कुंवर सिंह और अमर सिंह। अब देखिए, हम लोग आरती गाते हैं जय जगदीश हरे, तो जगदीश जी की आरती क्यों गाते हैं? ताकि हमारे जो कुंवर हैं यानी बच्चे हैं वो कैसे अमर रहें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जी पाएँ। तो कुंवर को अमर करने के लिए हम लोग जगदीश जी की आरती गाते हैं, तो कुंवर अमर जगदीश। ठीक है ना। तो इसे आप कर सकते हैं रिलेट।
ठीक है, 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, खुद समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फैज़ाबाद, फैज़ाबाद का नाम को पता होगा, बदल कर अयोध्या कर दिया गया है ना। तो आप याद रखिएगा कि फैज़ाबाद अयोध्या में कौन थे, मोहम्मद अहमदुल्ला। अब देखिए अहमदुल्ला अयोध्या में, अभी आपको पता है कई साल तक थोड़ा सा लड़ाई चली है हिंदू मुस्लिमों में, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि अयोध्या मेनली हिंदुओं का पवित्र स्थान माना जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक मुसलमान का नेता था, आप सोचिए इतनी यूनिटी थी उस टाइम पे कि उस टाइम वहाँ पे एक नेता कौन था, अहमदुल्ला जी थे, एक मुसलमान जो थे, ठीक है ना। अब देखिए बरेली में कौन था, खान बहादुर खान। पिक्चर देखिए बरेली की बर्फ़ी, तो आप बस इसको ऐसे रेट कर लीजिए कि बरेली की बर्फ़ी खान बहादुर खान, मतलब बरेली की बर्फ़ी खा जाओ, बहादुर खा जाओ, है ना। बरेली की बर्फ़ी खान बहादुर खान, ठीक है ना। अब देखिए गोरखपुर और मथुरा दोनों जगह कौन कहा जाता है, कदम सिंह और सेवी सिंह। अब देखिए गोरखपुर भी एक कह सकते हैं, अब योगी जी वहाँ से आते हैं ना, तो आप कह सकते हैं वो भी पवित्र स्थान है ना। और मथुरा भी आपको पवित्र स्थान पता है आपको। तो मथुरा में क्या होता है कि यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं ना, पूरी इनकी एक परिक्रमा लगाते हैं। तो हम लोग किससे लगाते हैं, कदम से लगाते हैं, कदम चल के लगाते हैं ना। फिर वहाँ पे कई लोग हमें रास्ते में सेवा करते हुए मिलेंगे, कोई पैर दबाएगा आपके, कोई आपको फल खिलाएगा, कोई आपको जूस पिलाएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कदम कदम पर सेवा मिल रही है आपको, है ना। तो कदम कदम पर सेवा मिल रही है। तो गोरखपुर और मथुरा में क्या है, कदम और सेवी। गोरखपुर में गजाधर सिंह भी कहा जाते हैं, गजाधर सिंह जो थे वो भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। तो गोरखपुर से गजाधर सिंह, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं रिलेट, जैसा आपको समझ में आए। अभी फिलहाल कदम सिंह और सेवी सिंह इंपॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट। तो कदम और सेवा यानी कदम कदम पर सेवा मिलती है कहाँ पर, गोरखपुर और मथुरा में, ठीक है ना। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा में थे राजा प्रताप सिंह, ठीक है ना। अब देखिए प्रताप को शायद रखेंगे, आपको पता है उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, यहाँ पे सूर्य का प्रताप चमकता है। तो कोणार्क, सूर्य का प्रताप, उड़ीसा, राजा प्रताप सिंह, आप उसको रिलेट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। 3-4 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फतेहपुर, फतेहपुर में अजीमुल्ला जी ने नेतृत्व किया था, मैंने आपको लिखा था पिछली बार। अच्छा देखिए, अगर क्रांति हो रही है और कोई कह दे आपकी फतेह हो गई, आपको यही का अजीब बात है, अभी तो क्रांति शुरू हुई थी अब फतेह हो गई। तो ऐसे मान लीजिए फतेहपुर यानी क्रांति की शुरुआत में अजीमुल्ला जी ने फतेहपुर में नेतृत्व किया था। तो फतेह यानी अजीब है, तो अजीम है, तो अजीम से अजीमुल्ला, ठीक है। अब राजस्थान में 2 भाई थे, जय दयाल और हरदयाल, ये लास्ट है। हाँ, तो राजस्थान में ये 2 भाई थे, जय दयाल जी और हरदयाल जी, इन्होंने नेतृत्व किया था कहाँ, क्रांति का। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जब आपका कहीं राज हो जाता है तो हर जगह आपकी ही जय जय होती है, ठीक है। लेकिन आपको हर कीमत पर दयालु बनना होता है, तभी आप अच्छे नेता साबित हो पाएंगे। तो जय दयाल और हरदयाल कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा आज का वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो गया मुझे पता है, बट मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ मैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हुए थे मैंने, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना चाहें कुछ आपको, कुछ मुझे मैसेज देना हो, कुछ बताना हो, अच्छा कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट कीजिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा ताकि थोड़ी मेहनत कहीं और तक भी पहुँचे और किसी को इससे लाभ हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।